हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नागपुरी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मोय आपने हे न्योता मानिक उकर घर जा रहो। ठीक है, मोय आपने हे न्योता मानिक उकर घर जा रहो, मगर दांत चोखाले रह गेलक। ठीक है, मगर दांत चोखाले रह गेलक। वाक में निजवाचक सर्वनामिक पद कोन के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मोय अपने हे न्योता मानिक उकर घर जा रहा हूँ, मगर दांत चोखाले रह गेलक। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि निजवाचक सर्वनामिक पद कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है मोय, आपने हे, उकर या न्योता। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, आपने हे। ठीक है, मोय आपने हे नेता मानिक उकर घर जा रहा हूँ, मगर दांत चोखाले रह गलत। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनामिक पद कौन सा है? तो आपने है सर्वनामिक पद है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम के कहल जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो निजवाचक सर्वनाम, तो जोन सर्वनाम से अपन खुद कर बोध हुएला ओके निजवाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के कहल जाए, तो जिस सर्वनाम से अपना खुद का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम, अपने हैं, निजे। तो ये तीनों शब्द जो है वो किसका बोध कराते हैं? तो अपने खुद का। जिससे हम यानी खुद का करवा रहा है, अपने हैं मतलब इससे भी खुद का बोध हो रहा है, निजे मतलब खुद का, अपना, इससे भी निज का यानी अपना बोध हो रहा है। ठीक है, अगर वाक्य में हम इसी का देखें तो हम अपने हैं जाप मतलब मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। ठीक है, तो यह वाक्य जो दिया हुआ है उदाहरण किसका होगा? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे बोल रहा था कि मोय अपने ही न्योता मानिक उकर घर जा रहा हूं। मोय आपने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप शब्द देख रहे होंगे आपने हैं। तो आपने हैं यहाँ पे कौन सा शब्द है? निजवाचक शब्द है। ठीक है, न्योता माने उकर घर जा रहा हूं, मगर दांत चोखाले रह गलत। वाक्य में निजवाचक सर्वनामिक पद कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अपने ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होता है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जे गाड़ी पहले पहिल भेटाए। ठीक है, जे गाड़ी पहले पहिल भेटाए सेह गाड़ी से जाबे। प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर सुपट व्यवहार है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जे गाड़ी पहले पहिल भेटाए सेह गाड़ी से जाबे। इस वाक्य में आपको बताना है कि किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध बोधक या देवल कोनो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, संबंध बोधक। ठीक है, वो कैसे वो जानते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा वाक्य में कि जे गाड़ी पहले पहिल भेटाए सेह गाड़ी से जाबे। ठीक है, इस वाक्य को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जे गाड़ी पहले पहिल भेटाए सेह गाड़ी से जाबे, यानी जे गाड़ी पहले भेटाए से गाड़ी से जाबे, बस यही कहना चाह रहा है। यानी जे और से, ठीक है, जे और से इस वाक्य में क्या कर रहा है? संबंध को स्थापित कर रहा है। ठीक है, जे और से, तो इसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, चलिए इसे और डिटेल से हम लोग समझते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम के कहल जाएला, तो जोन सर्वनाम से कोनो वाक्य में एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी मिटाएला ओके संबंध वाचक सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, किसी भी वाक्य में जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में क्या होता है? एक दूसरे के बीच क्या होता है? संबंध का जानकारी पता चलता है या भेटाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जे, ते, जेके, तेके, जेकर, तेकर, जे से। ठीक है, ये सारे शब्द अगर किसी वाक्य में हमको मिलते हैं तो उसी से हमको पता लगा लेना होगा कि जो हमारा वाक्य दिया हुआ है किसका भेद है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का वो उदाहरण है। ठीक है, जैसे अगर वाक्य में भी हम यहाँ देखें तो जे जाय से पावी, जे जाय से पावी। तो यहाँ पे अच्छे से गौर से देखिएगा, तो जे जाय मतलब जो जाएगा वही पाएगा। तो जे और से इन दोनों के बीच यानी जो जाएगा वही पाएगा। तो जो जाएगा और वही, जो और वही इन दोनों के बीच क्या कर रहा है? संबंध को स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर भी ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि जे गाड़ी पहले पहिल भेटाए से गाड़ी से जाबे, तो जे और से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो दोनों क्या है? इस वाक्य में जे और से संबंध को स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा वाक्य दिया हुआ है तो इस वाक्य में किसका व्यवहार हुआ है? तो संबंध बोधक सर्वनाम का व्यवहार हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोय तोके किताब दे जा रहा हूँ। ठीक है, मोय तोके किताब दे जा रहा हूँ, मगर उमन किताब के ले ले। प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर सुपट व्यवहार हुई है? ठीक है,
आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोई तो की किताब देख जा रहो मगर उमन किताब ले लक। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है। ऑप्शन से संबंध बोधक, निश्चय बोधक या निजवाचक या देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, देवल कोनो नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, वो कैसे हो समझते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो मोई तो के किताब देख जा रहो मगर उमन, यहाँ पे देखिए शब्द आ रहा है क्या, उमन। ठीक है, तो उमन यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि किताब कौन ले लिया। उमन यहाँ पे क्लियर हमें पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे इससे हमको पता चलता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे हमारा दिया हुआ नहीं था, इसी वजह से क्या हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कहल जाए। ठीक है, जोन सर्वनाम शब्द से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं हुए उके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला, जैसे केव, कोनो, कखनो, उमन। ठीक है, तो इन शब्दों को आप गौर से देखिएगा, तो केव, कोनो, कखनो और उमन, इन शब्दों से हमें निश्चित वस्तु का पता नहीं चल रहा है कि क्या चाहिए। ठीक है, केव मतलब को भी हो सकता है, कोनो मतलब कुछ भी हो सकता है, कखनो यानी किसी भी टाइम। ठीक है, उमन मतलब कौन सब है वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु किसी का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर वाक्य में भी देखें तो उमन के पास पैसा होगी, उमन के पास पैसा होगी। अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि किसके पास पैसा होगा। ठीक है, तो जो दिया हुआ वाक्य है वो भी किसका उदाहरण होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, देवल वाक्य मन कौन सर्वनाम से जुड़ल आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवल वाक्य मन कौन सर्वनाम से जुड़ल आए हैं, यानी दिए हुए वाक्यों में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो बताना है। ठीक है, और वाक्य क्या क्या है, पहला है तोहरे मामा कखन जाबा, दूसरा है रौरे कने जाए विचार कर रही, और तीसरा क्या है अपने आइस जाबई का। ठीक है, तो इन तीनों वाक्यों को आपको गौर से देखना है और बताना है कि इन तीनों वाक्यों में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला संबंध बोधक, दूसरा है आदर सूचक, तीसरा है पुरुषवाचक और चौथा है निश्चयवाचक। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से तीनों वाक्यों को देखिएगा, तो तोहरे मामा कखन जाबा, ठीक है, रौरे कने जायक विचार कर रही और आपने आज जाबई का। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीन वाक्य यानी तीन शब्द आप देख रहे होंगे, तोहरे, रौरे और अपने। ठीक है, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किस सर्वनाम के लिए होता है, तो आदर सूचक सर्वनाम के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल समझ लेते हैं कि आदर सूचक सर्वनाम के कहल जाएगा। आदर सूचक सर्वनाम, जोन शब्द से आदर कर भाव प्रकट हुएला उके आदर सूचक सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, जैसे तोहरे, रौरे, अपने, आपने। ठीक है, तो ये चारों शब्द आप ध्यान से देखिएगा, तो इससे किसका पता चलता है, किसका भाव प्रकट होता है, तो आदर का भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो ये चारों शब्द क्या हो जाएंगे, आदर सूचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन में भी था। ठीक है, वाक्य में क्या क्या था, तोहरे था, रौरे था और अपने था, तो ये तीनों शब्द क्या है, तो आदर सूचक शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर हमारा क्या हो जाता है, आदर सूचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरु चाहे साहित्यकार। ठीक है, गुरु चाहे साहित्यकार के कौन सर्वनामिक पद से संबोधित करल जाएला। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुरु या साहित्यकार को किस सर्वनामिक पद से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है तोय, रौरे, अपने या तोहरे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, अपने। ठीक है, गुरु या साहित्यकार को किस सर्वनामिक पद से संबोधित किया जाता है, तो अपने शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्वनि के कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला। ऑप्शन है लिखित भाषा कर, सांकेतिक भाषा कर, मौखिक भाषा कर या चिन्हित भाषा कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, मौखिक भाषा कर। ठीक है, ध्वनि के कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला, तो मौखिक भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला। ठीक है, ठीक है, तो ध्वनि के याद रखना है, ध्वनि के मौखिक भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिखित भाषा कर पहिल विशेषता यानी पहला विशेषता क्या होता है। ऑप्शन से संकेत चिन्ह, अक्षर, ध्वनिग्राम, ध्वनि नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, क्या होगा, अक्षर। ठीक है, तो लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होएला, अक्षर होएला। ठीक है, याद रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई का है के। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का पहला इकाई, पहली इकाई क्या है वो बताना है। ठीक है, वर्णमाला, शब्दकोश, लिपि या वर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, वर्ण। ठीक है, नागपुरी भाषा कर पहली इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है,
विचार विनिमय खातिर भाषा कर कौन रूप सबसे पहले चलन में आलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विचार विनिमय यानी विचार को आदान प्रदान करने के लिए सबसे पहले भाषा का कौन सा रूप सबसे पहले आया वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है सांकेतिक, साहित्यिक, लिखित या व्याकरणिक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सांकेतिक। ठीक है, तो विचार विनिमय के लिए, विचार को आदान प्रदान करने के लिए तो भाषा का कौन सा रूप सबसे पहले आया, तो सांकेतिक भाषा का रूप जो है सो सबसे पहले आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नागपुरी भाषा संबंधी विचार सबसे पहले कौन रूप में करल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा संबंधी जो विचार है वो सबसे पहले किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन है भाषा कर आधार पर, या व्याकरण कर आधार पर, या लिखित भाषा कर आधार पर, या बोलचाल कर भाषा के आधार पर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, बोलचाल कर भाषा के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन था कि नागपुरी भाषा संबंधी जो विचार है सबसे पहले कौन रूप में करल जाएला, तो बोलचाल कर भाषा के आधार पर करल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि कर व्यवहार होलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा को लिखने में सबसे पहले किस लिपि का व्यवहार किया गया। ऑप्शन है रोमन लिपि, बांग्ला लिपि, कैथी लिपि या देवनागरी लिपि या फिर कैथी लिपि। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, कैथी लिपि का। ठीक है, तो नागपुरी भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले किस लिपि का व्यवहार किया गया, तो कैथी लिपि का व्यवहार किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, नागपुरी भाषा कर आपन लिपि देवल में से कौन है के। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का अपना लिपि कौन सा है। ऑप्शन है कैथी, रोमन, देवनागरी या देवल कानूनी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कानूनी। ठीक है, क्यों, तो नागपुरी भाषा का अपना कोई लिपि नहीं है। ठीक है, तो नागपुरी भाषा को लिखने के लिए कैथी लिपि का भी व्यवहार किया गया है, रोमन लिपि का भी व्यवहार किया गया है और देवनागरी लिपि का व्यवहार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो नागपुरी भाषा का कोई अपना लिपि नहीं है। ठीक है, ये दूसरे के लिपि पे लिखा गया है। ठीक है, जैसे कैथी लिपि में लिखा गया है, रोमन लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, नागपुरी भाषा को कोई अपना लिपि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सरकारी स्तर पर, कहाँ, तो सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन लिपि कर मान्यता देवल जाए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि को मान्यता दिया गया है। ठीक, ऑप्शन है कैथी देवनागरी या कैथी बांग्ला या देवनागरी रोमन या फिर बांग्ला देवनागरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, देवनागरी और रोमन। ठीक है, याद रखना है, देवनागरी और रोमन। सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि को मान्यता दिया गया है, तो देवनागरी और रोमन लिपि को मान्यता दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विदेशी ईसाई पादरी मन नागपुरी का लिखे के लिए कौन लिपि कर इस्तेमाल कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो विदेशी ईसाई पादरी सब थे वो नागपुरी लिखने के लिए किस लिपि का व्यवहार किया, इस्तेमाल किया। ठीक है, ऑप्शन है देवनागरी या रोमन या बांग्ला या कैथी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, रोमन। विदेशी जो ईसाई पादरी सब थे वो सब नागपुरी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का व्यवहार किया, तो रोमन लिपि का व्यवहार किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगला लिपि कर व्यवहार कौन लिपि कर, तो बंगला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बगरा देखे ले मिलेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगला लिपि का जो व्यवहार है वो नागपुरी भाषा के किस क्षेत्र में, बंगला लिपि का व्यवहार नागपुरी भाषा के किस क्षेत्र में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, जो बंगला लिपि का व्यवहार हुआ है नागपुरी भाषा को लिखने में, तो इस लिपि का यानी बंगला लिपि का व्यवहार हमें किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो पूर्वी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लोक साहित्य के प्रश्नों की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बुझवल कौन लोक सुभाषित का रूप में आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बुझवल है वह किस लोक सुभाषित के रूप में आता है। ऑप्शन है मुहावरा, लोकोक्ति, मंत्र या देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। ठीक है, जो हमारा बुझवल है तो किस लोक सुभाषित के रूप में आता है, तो यहाँ पे देवल कोनो नहीं, मतलब किस रूप में आता है, तो पहेली के रूप में आता है। ठीक है, बुझवल कौन लोक सुभाषित के रूप में आता है, तो पहेली के रूप में आता है। ठीक है, इसे याद रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, पहेली कर शुरुआत के कर शुरुआत, तो पहेली कर शुरुआत कहाँ से मानल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पहेली का शुरुआत हुआ है वो कहाँ से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है पुराना काल से या अश्वमेघ यज्ञ से या मध्यकाल से या नवा काल से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अश्वमेघ यज्ञ से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ से इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अश्वमेघ यज्ञ में अश्व का बलिदान करने से पूर्व
अश्वमेध यज्ञ में किसका बलिदान करने से पूर्व? तो अश्व के बलिदान करने से पूर्व होत्री और ब्राह्मण में पहेली बुझवल होती थी। किनके किनके बीच? तो होत्री और ब्राह्मण के बीच। यहाँ पे होत्री शब्द आ रहा है तो उसको ध्यान रखिए, जो ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसका जो बारे में बताता है उसे होत्री कहा जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मण और होत्री और ब्राह्मण के बीच क्या होता था? पहेली या बुझवल होती थी और यह अनिवार्य था। ठीक है, इसमें केवल होत्री और ब्राह्मण ही भाग लेते थे और वहीं से पहेली की विस्तार को माना जाता है और वहीं से पहेली का जो शुभारंभ हुआ तो वहीं से हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्वेश्चन की क्या हो जाएगा? अश्वमेध यज्ञ से। ठीक है, तो पहेली का शुरुआत कहाँ से मानल जाएगा? तो अश्वमेध यज्ञ से मानल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, नागपुरी भाषा में जेके हमरे बुझवल कहिला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नागपुरी भाषा में हम जिसे बुझवल कहते हैं उके संस्कृत भाषा में क्या कहल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि नागपुरी भाषा में जिसे हम बुझवल कहते हैं उसे संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है ब्राह्मोदय, अंतरलिपिका, बहिर्लिपिका या देवल सभे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल सभे। ठीक है, तो नागपुरी भाषा में जिसे हम बुझवल कहते हैं उसे संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? ब्राह्मोदय भी कहा जाता है, अंतरलिपिका भी कहा जाता है और बहिर्लिपिका भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, साधारण रूप से बुझवल के केकर माध्यम मानल जाएगा। ठीक है, अगर हम साधारण रूप से देखें तो बुझवल, ठीक है, जो पहेली है वो किसका माध्यम माना जाता है? ऑप्शन है खेल कर, बुद्धि परीक्षा कर, मनोरंजन कर या बी तथा सी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, बी तथा सी। ठीक है, ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा, बी तथा सी। यानी साधारण रूप से हम बात करें तो बुझवल को किसका माध्यम माना जाता है? तो बुद्धि परीक्षा का और मनोरंजन का माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा में लक्षार्थ से केकर जवाब खोजल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा में किसमें? तो भाषा में लक्षार्थ से केकर जवाब खोजल जाएगा। बुझवल कर, बालगीत कर, मंतर कर या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, बुझवल कर। ठीक है, भाषा में लक्षार्थ से केकर जवाब खोजल जाएगा तो बुझवल कर जवाब खोजल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्धि परीक्षा लागिन। ठीक है, बुद्धि परीक्षा लागिन कौन लोग सुभाषित भाग कर उपयोग करल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धि परीक्षा के लिए, ठीक है, किस लोक सुभाषित का व्यवहार यानी उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से लोकोक्ति का, मुहावरा का, मंत्र का या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षा के लिए किस लोक सुभाषित का प्रयोग किया जाता है, व्यवहार किया जाता है? तो बुझवल का किया जाता है, पहेली का किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं था तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? तो बुद्धि परीक्षा के लिए किस लोक सुभाषित का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो बुझवल पहेली का किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। कौन? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी बुझवेल मन के कई गो भाग में बैठे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी बुझवल में यानी नागपुरी बुझवल को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, ऑप्शन से 5, 6, 7, 4। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 6। ठीक है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी बुझवल को कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला है घरेलू वस्तु संबंधी, दूसरा है व्यवसाय संबंधी, तीसरा है शारीरिक संबंधी, चौथा है प्राणी संबंधी, पांचवा है प्रकृति संबंधी और छठा है अन्य। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, जल पोखर नीमन घाट। जल पोखर नीमन घाट 32 गो पीपर एगो पाठ प्रस्तुत पहेली कर उचित जवाब का हुई। ठीक है, यहाँ पे पहेली दिया हुआ है, बुझवल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो जल पोखर नीमन घाट 32 गो पीपर एगो पाठ। इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन से दांत, जीभ, मुंह या देवल सभे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, देवल सभे। ठीक है, बुझवल क्या था? तो जल पोखर नीमन घाट 32 गो पीपर एगो पाठ। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? देवल सभे, यानी दांत, जीभ और मुंह होगा। ठीक है, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, छोट बेरा धरती करे। ठीक है, 24 क्या है? छोट बेरा धरती करे, बूढ़ा बेरा तलवार धरे, प्रस्तुत बुझवल कर सही जवाब बताओ। ठीक है, यहाँ पे बुझवल दिया हुआ है, बुझवल क्या है? छोट बेरा धरती करे। ठीक है, छोट बेरा धरती करे, बूढ़ा बेरा तलवार धरे। ठीक है, तो इस प्रस्तुत बुझवल का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन से लोहा, कुर्थी, राहे या बंदर लौरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, कुर्थी। ठीक है, छोट बेरा धरती करे, बूढ़ा बेरा तलवार धरे। ठीक है, इस बुझवल का आंसर, सही आंसर क्या होगा? कुर्थी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, जीते एक नाम। ठीक है, 25 क्या है? जीते एक नाम, मरते रकम रकम कर नाम।
ठीक है, जीते एक नाम, मरते रकम रकम कर नाम, प्रस्तुत भुजबल कर सही जवाब दो। ठीक है, यहाँ पे भुजबल दिया हुआ है, भुजबल क्या है, तो जीते एक नाम लेकिन मरते रकम रकम नाम। ठीक है, इस भुजबल का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन से बांस, लुगा, कागज, पाखन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, बांस। ठीक है, जीते एक नाम, मरते रकम रकम नाम। ठीक है, तो इस भुजबल का सही आंसर क्या होगा, बांस होगा। ठीक है, तो जीते जी एक नाम मतलब बांस कहा जाता है। फिर मरने के बाद इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कभी कोई बेंट बोलेगा, खुट्टा बोलेगा, बहुत अलग अलग नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी भाषा में, कौन भाषा में, तो हिंदी भाषा में जुड़ल मुहावरा में कौन प्रत्यय कर व्यवहार होएला। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी भाषा में जुड़ल मुहावरा में कौन प्रत्यय कर व्यवहार होएला। ऑप्शन से एक प्रत्यय का, ना प्रत्यय का, मन प्रत्यय का या आन प्रत्यय का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ना प्रत्यय का। ठीक है, इसे याद रखना है। हिंदी भाषा जो में जुड़ल जो मुहावरा है उसमें किस प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है, तो ना प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा चाहे बोली में, ठीक है, भाषा चाहे बोली में लोकमानस कौन लोक सुभाषित भाग कर व्यवहार बगरा करेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा या बोली में, ठीक है, भाषा चाहे बोली में लोकमानस यानी लोग जो मनुष्य हैं तो किस लोक सुभाषित का ज्यादा व्यवहार करते हैं, वो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन से भुजबल का, मंत्र का, मुहावरा का या लोकोक्ति का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, मुहावरा का। ठीक है, भाषा चाहे बोली में लोकमानस जो मनुष्य हैं तो किस लोक सुभाषित का बगरा व्यवहार करते हैं, ज्यादा व्यवहार करते हैं, तो मुहावरा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, लोक सुभाषित कर कौन रूप में शब्द मनक बदलाव संभव आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक सुभाषित के किस रूप में शब्द का, ठीक है, शब्द जो जितने सारे शब्द दिए हुए हैं वो सबका बदलाव संभव है। ठीक है, ऑप्शन से पहली का, लोकोक्ति का, मुहावरा का या देवल कानूनी। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा, देवल कानूनी। ठीक है, क्यों, तो दिए हुए लोक सुभाषित जितने हैं तो उसमें किसी भी, ठीक है, लोक सुभाषित के किसी भी रूप में शब्द सबका बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी पहली हो या लोकोक्ति हो या मुहावरा हो या भुजबल कुछ भी हो, किसी में भी शब्द का बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, वाक्य कर बाहरे, ठीक है, वाक्य कर बाहरे मुहावरा कर व्यवहार उचित मानल जाएला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाक्य के बाहर अगर हम मुहावरा का व्यवहार करते हैं तो क्या उचित है। ऑप्शन है हाँ, नहीं, जरूरत अनुसार, देवल, कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, नहीं। ठीक है, वाक्य कर बाहरे मुहावरा का व्यवहार उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मुहावरा कर संबंध, के कर संबंध, तो मुहावरा कर संबंध वाक्य में कौन बात से जुड़ल रहेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मुहावरा का संबंध है तो वाक्य में किस बात से जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन है कार्य व्यापार से, नैतिक कथन से, बातें के समझायक में या भाषा में रस पाविक से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, कार्य व्यापार से। ठीक है, मुहावरा का जो संबंध है तो वाक्य में किस बात से जुड़ा रहता है, तो कार्य व्यापार से जुड़ा रहता है। ठीक है, याद रखना है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।